हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार अखिलेश एजुकेशन सेंटर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम लोग क्लास 11th की फिजिक्स को पढ़ रहे हैं और डेली बेसिस पर क्लासें आगे बढ़ा रहे हैं और उसी क्लास 11th की फिजिक्स फर्स्ट पेपर के डेली लाइव क्लास सेशन के माध्यम से आज जो अपना टॉपिक है वो हम लोग पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन का पार्ट सेकंड। कल के वीडियो में हमने बहुत कुछ सीख लिया था और बहुत कुछ डेरिवेशन किया, तो अगर आप सब लोगों ने कल का वीडियो नहीं देखा है तो एक बार जरूर जाकर वीडियो को देखिए और उसके बाद फिर ये टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा। और आप लोग अगर कल के सेशन में जुड़े थे और आज भी जुड़ गए हैं तो सेशन को एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए सभी तक, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपने सेशन की। चलिए, कल हम लोगों ने पढ़ा था वृत्तीय गति के बारे में और आपको यह बताया गया था कि अभिकेंद्र बल कोई नया बल नहीं होता है बल्कि वह पहले से ही वस्तुओं में मौजूद होता है। ये आपको कल बताया गया था। तो हम कुछ एग्जाम्पल ले रहे हैं, उसके वहीं से शुरू करेंगे। आप लोग बताएंगे कि यहाँ पर अभिकेंद्र बल कहाँ से मिल रहा है। जो पहला एग्जाम्पल है, पृथ्वी और सूर्य के बीच गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है, आप लोग बताया गया था कि पृथ्वी और सूर्य के बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वही अभिकेंद्र बल का कार्य करता है। पहला पॉइंट आपको बताया गया था। और दूसरा, जब मोड़ पर कार मुड़ती है या साइकिल मुड़ती है तो आप बताएंगे कार अथवा मोटरसाइकिल जब सड़क के मोड़ पर वृत्तीय गति करते हैं तो टायर और सड़क के बीच जो घर्षण होता है वहां से अभिकेंद्र बल मिलता है। तो साइकिल और कार के मोड़ के समय जब मोड़ पर वृत्तीय गति ऐसे करते हैं तो उनको टायर से आवश्यक अभिकेंद्र बल घर्षण बल के रूप में प्राप्त हो जाता है। अब बताइए, नाभिक के चारों ओर जो वृत्तीय कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं उनको अभिकेंद्र बल कहाँ से प्राप्त होता है या कौन सा बल वहां पर अभिकेंद्र बल का कार्य करता है? जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन है जो नाभिक के चारों ओर ऐसे चक्कर लगा रहा है तो इसको आवश्यक अभिकेंद्र बल कहाँ से मिल रहा है? आवश्यक अभिकेंद्र बल इसको कहां से मिल रहा है जो चक्कर लगा रहा है? आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए कि नाभिक के द्वारा इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला कौन सा बल होता है जो अभिकेंद्र बल का कार्य करता है। तो आप बताएंगे कि जो इलेक्ट्रॉन को आवश्यक बल को प्रदान करता है वो नाभिकीय बल होता है। नाभिकीय बल, नाभिक के द्वारा इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाले बल को नाभिकीय बल कहते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को आवश्यक बल या अभिकेंद्र बल कहां से प्राप्त हो रहा है? तो नाभिकीय बल से प्राप्त होगा। क्लियर है? आप लोग कमेंट करके बताइए। अच्छा, ये बताइए, सरल लोलक जब वृत्तीय गति करता है तो आवश्यक बल उसे कहां से प्राप्त होता है? जैसे एक एग्जांपल से समझिए, जब आप लोग क्या करते हैं, एक पत्थर को धागे से बांध लेंगे, उसके बाद उंगली की सहायता से इसे नचाते हैं, ऐसे नचाते हैं ना, कमेंट करके बताइए। तो उस पत्थर को अभिकेंद्र बल कहां से प्राप्त होता है? तो आप बताएंगे वो जो डोरी और पत्थर से और आपकी उंगली से लगी हुई डोरी है, वही डोरी में जो तनाव होता है वही बल वहां पर आपको मिल जाता है सरल लोलक में। सरल लोलक की वृत्तीय गति में आवश्यक अभिकेंद्र बल डोरी के तनाव से मिलता है। क्लियर? चलिए, अब हम लोग हेडिंग लिख लेते हैं, साइकिल सवार को मोड़ पर आवश्यक वेग कितना रखना चाहिए? साइकिल सवार को मोड़ पर आवश्यक वेग या साइकिल सवार का मोड़ पर आवश्यक वेग कितना होना चाहिए? साइकिल सवार पर मोड़ का या फिर साइकिल सवार का मोड़ पर आवश्यक वेग। मोड़ पर वाहन को मोड़ते समय वृत्तीय गति करनी पड़ती है। आप सबको पता है कि मोड़ पर वाहन को मोड़ते समय वृत्तीय गति करनी पड़ती है। वृत्तीय गति करनी पड़ती है। ये क्लियर है कि मोड़ पर वाहन को हम जब मोड़ते हैं तो हमें वृत्तीय गति करनी पड़ती है। यहां पर आवश्यक अभिकेंद्र बल टायर और सड़क के बीच यहां पर
आवश्यक अभिकेंद्र बल टायर और सड़क के बीच लगने वाले घर्षण बल से प्राप्त होता है। लगने वाले घर्षण बल से प्राप्त होता है। आवश्यक अभिकेंद्र बल कहां से प्राप्त होगा? तो आप बताएंगे जब साइकिल को मोड़ पर मोड़ते हैं तो वृत्तीय गति करते समय साइकिल और टायर यानी सड़क और टायर के बीच एक अभिकेंद्र बल मिलता है जो हमें घर्षण बल से प्राप्त होता है। अतः आप बताएंगे कि जो घर्षण बल होता है, अतः घर्षण बल बराबर अभिकेंद्र बल, यही तो होगा। अगर वही घर्षण बल ही अभिकेंद्र बल है तो घर्षण बल बराबर अभिकेंद्र बल होगा। और घर्षण बल आप जानते हैं होता है म्यू एम जी बराबर ये mv²/r होता है। mv²/r, m से m आपका कट गया, बचा कितना? तो v² बराबर μg/r और v बराबर √μg/r। ये यहाँ पर आवश्यक वेग हो जाएगा। साइकिल का वेग इतना रखना पड़ेगा, कितना? v बराबर √μg/r। जहां म्यू क्या है? तो घर्षण गुणांक है। जहां म्यू आपका घर्षण गुणांक है, जी क्या है? तो जी आप सबको पता है, दुनिया को पता है कि जी होता है गुरुत्वीय त्वरण, आर त्रिज्या है और वी वेग है। तो जी क्या है? गुरुत्वीय त्वरण, आर आपका त्रिज्या है और वी क्या है? तो वी वेग है। ये साइकिल सवार को मोड़ पर आवश्यक वेग यही रखना होता है, इसको नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। और मोड़ पर ढलान की चर्चा कर लेते हैं कि मोड़ पर ढलान क्यों बनाई जाती है। मोड़ते समय आप देखते हैं ना कुछ रोड इस प्रकार से होती है, वो क्यों होता है? कमेंट करके बताइए। अगर आप लोग जानते हैं तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि मोड़ पर ढलान क्यों होती है। और नहीं जानते तो इधर ध्यान दीजिए कि मोड़ पर ढलान रखा जाता है ना ताकि आवश्यक अभिकेंद्र बल प्राप्त हो जाए और कोई व्यक्ति गिरे ना। तो मोड़ पर ढलान के लिए हमारे पास दो घटक होते हैं, r cos थीटा बराबर mg, ऊर्ध्व घटक, और दूसरा क्या होगा? तो r sin थीटा बराबर mv²/r, mv²/r। ये आपका कैसा घटक हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा क्षैतिज घटक। देखिए mg ऊर्ध्व घटक किसको संतुलित करेगा? mg है तो भार को संतुलित करेगा, और जो क्षैतिज घटक है वो आवश्यक अभिकेंद्र बल प्राप्त करेगा, आवश्यक अभिकेंद्र बल देगा। देखिए ऊर्ध्व घटक भार को संतुलित कर रहा है और क्षैतिज घटक आवश्यक अभिकेंद्र बल प्राप्त दे रहा है। तो आप यहां पर कर देंगे समीकरण नंबर 2 भागे समीकरण 1, समीकरण 2 भागे समीकरण 1 भाग कर दीजिए। समीकरण ये वाला आपका 1 है, ये वाला 2, तो समीकरण 2 भागे समीकरण 1, r sin थीटा बटे r cos थीटा बराबर mv² अपान r mg, mv² अपान r mg हो जाएगा। ये समझ में आया या नहीं आपको? m से m कट गया, r से r, साइन बटे कास हो जाएगा, tan थीटा बराबर v² बटे rg, v² बटे क्या हो गया आपका? rg। तो ये ढलान यहां पर इतना रखना पड़ता है, थीटा यहां से आप निकाल सकते हैं, v² बटे rg कितना? तो ढलान रखेंगे v² बटे rg, v वेग है, r त्रिज्या है, g गुरुत्वीय त्वरण, tan जो आपका थीटा में है ये मान रखना पड़ेगा। ये मान आपको क्या करना होगा? तो यही मान आपको रखना होगा मोड़ पर ढलान के लिए। बताइए ये क्लियर है या नहीं? मोड़ पर ढलान ज्ञात करना क्लियर है या नहीं? इसके आगे चलिए अब हम लोग चर्चा करते हैं कि मोड़ पर ढलान तो हो गया,
अब हम लोग अपकेंद्र बल पर चर्चा कर लेते हैं। अपकेंद्र बल मिटाया जाए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद फिर मिटाते हैं। स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए। तो आई थिंक आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। सब कुछ क्लियर तो दिख रहा है? चलिए ठीक है, सब कुछ क्लियर है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, अपकेंद्र बल पर चर्चा करते हैं। और आज ये टॉपिक हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। अपकेंद्र बल, हेडिंग लिखिए अपकेंद्र बल। तो उसके पहले आप लोग अभिकेंद्र बल बताइए किसे कहते हैं, कमेंट करके जल्दी से बताइए। अभिकेंद्र बल क्या होता है? तो हम बताते हैं आपको अपकेंद्र बल क्या होता है। तो आप लोगों ने अभिकेंद्र बल में पढ़ा है कि वृत्तीय गति करते हुए पिंडों में केंद्र की ओर एक बल कार्य करता है जिसे अभिकेंद्र बल कहते हैं। यही पढ़े हैं? हैंड्स अप करके बताइए कि आप सबको पता है। हैंड्स अप की इमोजी भेजिए। अगर सबको पता है तो आप लोग हैंड्स अप की इमोजी भेजिए कि हाँ आपको पता था कि अभिकेंद्र बल किसे कहते हैं। वृत्तीय गति करते हुए पिंडों में केंद्र की ओर एक बल कार्य करता है जिसे अभिकेंद्र बल कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से वृत्तीय गति करते हुए पिंडों में बाहर की ओर भी एक बल कार्य करता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? अपकेंद्र बल। अपकेंद्र बल वास्तव में कोई बल नहीं होता है, वास्तव में कोई बल नहीं होता है, या सिर्फ एक प्रकार का धोखा है। यानी वास्तव में अपकेंद्र बल नाम की कोई भी चीज नहीं है। इसीलिए इस बल को हम लोग छदम बल भी कहते हैं। छदम यानी कि एक छलित बल है, वास्तव में नहीं है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे? छदम बल नाम देंगे। तो अपकेंद्र बल की परिभाषा लिखिए कि वृत्तीय गति करने वाले पिंडों में बाहर की ओर एक बल कार्य करता है। वृत्तीय गति करने वाले पिंडों में बाहर की ओर एक बल कार्य करता है, एक बल कार्य करता है जिसे क्या नाम देते हैं? अपकेंद्र बल कहते हैं। अपकेंद्र बल कहते हैं। वृत्तीय गति करने वाले पिंडों में बाहर की ओर एक बल कार्य करता है जिसे अपकेंद्र बल कहते हैं। अपकेंद्र बल का मान अभिकेंद्र बल के बराबर होता है। अपकेंद्र बल का मान अभिकेंद्र बल के बराबर होता है। आप बताएंगे कि वृत्तीय गति करने वाले पिंडों में बाहर की ओर एक बल कार्य करता है तथा जिसे हम लोग अपकेंद्र बल कहते हैं, और अपकेंद्र बल का मान अभिकेंद्र बल के बराबर होता है। अभिकेंद्र बल के बराबर होता है। वास्तव में यह कोई बल नहीं बल्कि एक प्रकार का धोखा है। वास्तव में यह कोई बल नहीं, यह कोई बल नहीं बल्कि एक प्रकार का धोखा है, एक प्रकार का धोखा है। इसीलिए इसे छदम बल भी कहते हैं। छदम बल भी कहते हैं। यानी कि वास्तव में ये बल नहीं है, एक प्रकार का धोखा है, इसीलिए हम इसको छदम बल भी कहते हैं। तो आपसे पूछा जाता है कि अपकेंद्र बल का दूसरा नाम क्या है, तो आप बताएंगे कि अपकेंद्र बल का जो दूसरा नाम है वो छदम बल है। वृत्तीय गति करने वाले सभी पिंडों में बाहर की ओर एक बल कार्य करता है जिसे अपकेंद्र बल कहते हैं। अपकेंद्र बल का मान अभिकेंद्र बल के बराबर होता है और वास्तव में यह कोई बल नहीं बल्कि एक प्रकार का धोखा है, इसीलिए इसे छदम बल भी कहते हैं।
अब केंद्र बल के कुछ उदाहरण देख लीजिए। अब केंद्र बल के उदाहरण। अब केंद्र बल का क्या क्या उदाहरण होता है, तो डोरी से बंधे पत्थर की ऊर्ध्वाधर गति। आप सबसे पहला एग्जाम्पल देते हैं, डोरी से पत्थर को बांधकर घुमा रहे हैं, अगर अचानक डोरी छूट जाए तो पत्थर सरल रेखा में निकल जाता है। आपको पता है कि हाथ के द्वारा एक डोरी पर बल लग रहा है जिसे अभिकेंद्र बल कहते हैं, तभी डोरी पत्थर घूम रहा है, अचानक हाथ से अभिकेंद्र बल को छोड़ें तो डोरी सीधी रेखा में ऐसे निकल जाएगी। एग्जाम्पल समझिए कि एक आप यहाँ पर डोरी से बांधकर पत्थर को घुमा रहे हैं, पत्थर ऐसे घूम रहा है, अचानक आपने डोरी को इस स्थान पर छोड़ा तो पत्थर ऐसे निकल जाएगा, यहाँ पर छोड़ा तो ऐसे निकल जाएगा, नहीं पत्थर कैसे निकल जाता है, सरल रेखा में। तो ये इसका सबसे बेहतर उदाहरण है कि अभिकेंद्र बल को हमने शून्य किया, तुरंत अभिकेंद्र बल प्रभावी हो गया और बाहर की ओर पत्थर निकल आता है। तो ये इसका उदाहरण होता है। सबसे पहला आप बताएंगे डोरी से बंधे पत्थर की ऊर्ध्वाधर गति। डोरी से बंधे पत्थर की ऊर्ध्वाधर गति। डोरी से बंधे पत्थर की ऊर्ध्वाधर गति। तो आप यही बताएंगे कि डोरी से बने पत्थर को वृत्ताकार घुमाते हुए अचानक छोड़ने पर पत्थर स्पर्श रेखा की दिशा में सीधा निकल जाता है। समझ पाए आप? तो वही लिखना है कि डोरी से बंधे पत्थर को वृत्तीय मार्ग पर, डोरी से बंधे पत्थर को वृत्तीय मार्ग पर घुमाते हुए अचानक छोड़ देने पर पत्थर स्पर्श रेखा की दिशा में सीधा निकल जाता है। स्पर्श रेखा की दिशा में सीधा निकल जाता है। दैनिक जीवन में आप लोगों ने इसका बहुत ही बेहतर उपयोग देखा होगा और इसका प्रयोग भी आप लोग किए होंगे, बचपन में सब लोग किए हैं कि डोरी से बांधकर पत्थर को घुमाते हुए अचानक ये डोरी हाथ से छूट जाती है तो पत्थर सीधे निकल जाता है। तो वो इसी का उदाहरण है कि यहाँ पर अपकेंद्र बल के कारण वो पत्थर आपका क्या हो रहा है, तो दूर सीधा निकल जा रहा है। नीचे आपको दिखाई दे रहा है, हाँ चलिए दिख रहा है, इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोग कहते हैं कि स्पीड तेज रहती है, तो आज हम बगल हो जा रहे हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं कि मथानी द्वारा घी को भी अलग कर लिया जाता है इसी की सहायता से, और यह घटना अभिकेंद्रित कहलाती है, अपकेंद्रित कहलाती है। दही से मक्खन या घी कैसे अलग करते हैं? दही से मक्खन या घी कैसे अलग करते हैं? तो एक युक्ति होती है जिसके द्वारा दही से घी को या मक्खन को अलग कर लिया जाता है, उस विधि का नाम है अपकेंद्रित। आप लोग कमेंट करके बताइए किस यंत्र की सहायता से ये कार्य किया जाता है, इस काम को किस यंत्र की सहायता से अंजाम दिया जाता है। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए उसको आपकी भाषा में क्या कहते हैं, दही से मक्खन या घी कैसे अलग करते हैं। चलिए आप सबको पता है, वी नो दैट अभिकेंद्र बल का फार्मूला F बराबर mv स्क्वायर अपान r होता है। सबको पता है, हमने बताया था, आपको भी पता है, तो कमेंट करके बताइए कि F बराबर mv स्क्वायर अपान r, जहां पर m क्या है, v क्या है और r क्या है। कमेंट करिए। m द्रव्यमान है, v वेग है और r क्या है, वृत्त की त्रिज्या। यहां से अपकेंद्र बल का मान पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर करेगा। बिल्कुल, आप बताएंगे कि अपकेंद्र बल का मान कहां पर निर्भर करता है, तो पिंड के
द्रव्यमान पर निर्भर करता है। कैसे निर्भर कर रहा है? तो यह प्रोपोर्शनल यम, ऐसे ही है ना, यफ प्रोपोर्शनल यम। और त्रिज्या पर किस प्रकार निर्भर कर रहा है? तो व्युत्क्रम हो रहा है त्रिज्या का, तथा यफ प्रोपोर्शनल 1/r, ऐसे ही है। तो जब मथानी द्वारा दही को वृत्तीय गति करवाया जाता है, आप बताएंगे जब हम मथानी द्वारा दही को वृत्तीय गति करवाते हैं, जब हम मथानी द्वारा दही को वृत्तीय गति करवाते हैं तो भारी कण छोटे त्रिज्या का मार्ग ग्रहण करते हैं। तो भारी कण छोटी त्रिज्या का मार्ग ग्रहण करते हैं एवं हल्के कण बड़ी त्रिज्या का मार्ग ग्रहण करते हैं। बड़ी त्रिज्या का मार्ग ग्रहण करते हैं। मथानी द्वारा दही को जब वृत्तीय गति करवाया जाता है तो उसमें जो भारी कण होते हैं वो छोटी त्रिज्या का मार्ग ग्रहण करते हैं, और जो आपके भारी कण होते हैं वो छोटी त्रिज्या का और छोटे कण बड़ी त्रिज्या का मार्ग ग्रहण करते हैं। इस प्रकार से दूध में से क्रीम के कण अलग हो जाते हैं। तो आप बताएंगे इस प्रकार दूध से क्रीम के कण अलग हो जाते हैं। इस प्रकार दूध से क्रीम के कण अलग हो जाते हैं। दूध से क्रीम के कण अलग हो जाते हैं। एक हेडिंग लिख लीजिएगा, अभिकेंद्रित। यह अपकेंद्रित पर आधारित घटना है, इसको हम लोग बोलते हैं अपकेंद्रित। अब देखते हैं अभिकेंद्रित क्या होता है। तो हेडिंग लिखिए, अभिकेंद्रित। अभिकेंद्रित क्या है? तो एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से विभिन्न द्रव्यमान वाले द्रव के कणों को वृत्तीय गति के द्वारा अलग किया जाता है। तो एक ऐसा यंत्र जिसकी सहायता से विभिन्न, क्या आप बताएंगे? एक ऐसा कण या एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से विभिन्न द्रव्यमान वाले द्रव के कणों को वृत्तीय गति करवाकर अलग कर लेते हैं। जैसे दो द्रव्यमान वाले कण हैं तो उनको हम लोग वृत्तीय गति करवाकर अलग कर लेंगे। मथानी से आपने देख लिया कि किस प्रकार से हम लोग घी को अलग कर ले रहे हैं। अब आगे लिखेंगे कि एक ऐसा यंत्र है या अभिकेंद्रित एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से विभिन्न द्रव्यमान वाले द्रव्य के, एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से विभिन्न द्रव्यमान वाले द्रव के कणों को वृत्तीय गति करवाकर, द्रव्य के कणों को वृत्तीय गति के द्वारा अलग कर लिया जाता है। एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से विभिन्न द्रव्यमान वाले द्रव के कणों को वृत्तीय गति करवाकर अलग कर लेते हैं, अभिकेंद्रित कहलाता है। नोट कर लीजिए। उसके बाद हमसे पूछा जाता है कि साइकिल पर मडगार्ड क्यों लगाया जाता है। बिना मडगार्ड के भी तो साइकिल हो सकती है, लेकिन साइकिल पर मडगार्ड
क्यों लगाया जाता है? तो आप बताएंगे जो टायर होता है वो वृत्तीय गति करता है और बरसात के समय टायर में कुछ कीचड़ चिपक जाते हैं और जब कीचड़ चिपकते हैं वो टायर वृत्तीय गति करता रहता है तो कीचड़ स्पर्श रेखा में बाहर की ओर निकलते हैं और उसी मडगार्ड से जाकर चिपक जाते हैं तथा चालक के पैर पर कीचड़ नहीं पहुंचते, इसीलिए मडगार्ड लगाया जाता है। तो आप बताएंगे यहाँ पर मडगार्ड क्यों लगाया जाता है? बरसात में वृत्तीय गति करते समय, बरसात में वृत्तीय गति करते समय पहिए में कुछ कीचड़ चिपक जाते हैं। वृत्तीय गति करते समय पहिए पर कुछ कीचड़ चिपक जाते हैं, या टायर में आप कह दीजिए कि टायर में कुछ कीचड़ चिपक जाते हैं, टायर में कुछ कीचड़ चिपक जाते हैं और ये स्पर्श रेखी यानी कि टायर के स्पर्श रेखीय दिशा में बाहर की ओर निकलते हैं। जो टायर के स्पर्श रेखीय दिशा में निकलते हैं, जो टायर के स्पर्श रेखीय दिशा में निकलते हैं, स्पर्श रेखीय दिशा में निकलते हैं, ये कीचड़ मडगार्ड पर चिपक जाते हैं और चालक के ऊपर कीचड़ नहीं पड़ता है। ये कीचड़ मडगार्ड पर चिपक जाते हैं और चालक के ऊपर कीचड़ नहीं पड़ता है, इसीलिए मडगार्ड पर मडगार्ड लगाया जाता है। पहिए में, साइकिल में कीचड़ नहीं पड़ता है। तो आपसे जब पूछा जाए कि साइकिल के पहिए में मडगार्ड क्यों लगाया जाता है तो आप बताएंगे कि बरसात में वृत्तीय गति करते समय टायर में कुछ कीचड़ चिपक जाते हैं जो टायर के स्पर्श रेखीय दिशा में निकलते हैं और ये कीचड़ मडगार्ड पर जाकर चिपक जाते हैं, जिसके कारण ये चालक के ऊपर नहीं आ पाते। अर्थात यदि मडगार्ड ना लगाया जाता तो सारे के सारे कीचड़ बरसात के समय में चालक के पैर पर आ जाते, तो इसीलिए यहाँ पर क्या किया जाता है? मडगार्ड लगाया जाता है। यहाँ एक चीज और आप नोट करिएगा कि बरसात के समय में मोड़ पर जो काई जम जाती है तो वाहन चलते समय वहां पर फिसल जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो आप बताएंगे बरसात में मोड़ पर गीली मिट्टी अथवा चिकनेपन के कारण, बरसात में मोड़ पर गीली मिट्टी एवं चिकनेपन के कारण जब कार मुड़ती है तो उसके पहिए को अभिकेंद्र बल आवश्यक घर्षण नहीं मिल पाता। आप ये बताएंगे या मुड़ने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल नहीं मिल पाता, क्योंकि मोड़ पर जो घर्षण बल होता है वही अभिकेंद्र बल होता है, तो आवश्यक घर्षण ना मिल पाने के कारण पहिया फिसल जाता है। तो आप यही बताएंगे बरसात में मोड़ पर गीली मिट्टी अथवा चिकनेपन के कारण कार अथवा मोटरसाइकिल के मोड़ने के लिए, कार अथवा मोटरसाइकिल को मोड़ने के लिए, कार अथवा मोटर साइकिल को मोड़ने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल नहीं मिल पाता है। किसे नहीं मिल पाता? तो आवश्यक अभिकेंद्र बल या घर्षण बल ना मिल पाने के कारण, आवश्यक अभिकेंद्र बल नहीं मिल पाता है, अतः मोड़ पर वाहन फिसल जाते हैं। इसलिए मोड़ पर वाहन फिसल जाते हैं
तो वाहन मोड़ पर फिसलते क्यों हैं? तो आप बताएंगे कि मोड़ पर जो गीली मिट्टी एवं चिकनेपन के कारण कार अथवा मोटरसाइकिल को मोड़ते समय पहिए में आवश्यक घर्षण न होने के कारण पर्याप्त अभिकेंद्र बल नहीं मिल पाता, इसलिए मोड़ पर वाहन क्या होते हैं? फिसल जाते हैं, या जहां पर काई पड़ी होती है वहां पर भी वाहन फिसल जाते हैं। आगे अगला लिखिए कि पानी से भरी बाल्टी को आप ऐसे घुमा देते हैं ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, ऐसे घुमा दें तब भी बाल्टी उल्टी हो जाती है लेकिन पानी नहीं गिरता है। क्यों? ऊर्ध्वाधर ऐसे घुमाते समय आपकी क्या होती है? बाल्टी उल्टी हो जाती है, ऊपर जाने पर बाल्टी उल्टी हो जाती है तब भी पानी नहीं गिरता है। क्यों? तो इसका कारण आप जानेंगे, उसके पहले हेडिंग लिखिए। यहाँ पर दूसरी हेडिंग आप लिखिएगा कि पानी से भरी बाल्टी को ऊर्ध्वाधर घुमाने पर उच्चतम बिंदु से पानी नहीं गिरता है। क्यों? पानी से भरी बाल्टी को ऊर्ध्वाधर उच्चतम बिंदु तक घुमाने पर, या ऊर्ध्वाधर घुमाने पर उच्चतम बिंदु पर पहुंचती है बाल्टी तब भी पानी नहीं गिरता। तो आप बताएंगे उच्चतम बिंदु से पानी नहीं गिरता है। क्यों? क्यों क्यों नहीं गिरता? लेट्स कमेंट। आप कमेंट करके बताइए कि पानी से भरी बाल्टी को जब हम लोग ऐसे घुमा देते हैं ऊपर की ओर, ऊपर तक ले जाते हैं तब भी पानी नहीं गिरता है। क्यों? कारण बताइए। आप लोग जल्दी से बताइए कारण, कि इसका क्या कारण हो सकता है। तो इसका कारण आप समझिए कि जब पानी से भरी बाल्टी को ऊपर की ओर घुमाते हैं तो अभिकेंद्र बल कार्य करता है। अभिकेंद्र बल किधर? केंद्र की ओर कार्य करता है। क्या कार्य करता है? अभिकेंद्र बल, और जिसका मान अपकेंद्र बल के बराबर या फिर अपकेंद्र बल कार्य करने लगता है बाहर की ओर, और अभिकेंद्र बल अंदर की ओर कार्य करता है। दोनों बल बराबर होने की अवस्था में बाल्टी से पानी नहीं गिरता है। तो इसका कारण हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं, यहाँ पर कि पानी से भरी बाल्टी को ऊर्ध्वाधर ऊपर घुमाते हैं तो अपकेंद्र बल कार्य करने लगता है, और अपकेंद्र बल के कारण उतना ही अभिकेंद्र बल हमें प्राप्त हो जाता है, जिसके कारण बाल्टी पानी से भरी होने के बावजूद भी हम लोग उल्टा करते हैं तो पानी बाहर नहीं आता है। तो लिखिए, पानी से भरी बाल्टी को ऊर्ध्वाधर घुमाने पर उच्चतम बिंदु से पानी नहीं गिरता है। चलिए लिखते हैं, पानी से भरी बाल्टी को ऊर्ध्वाधर घुमाने पर उच्चतम बिंदु से पानी बाहर की ओर अपकेंद्र बल का अनुभव करता है। पानी बाहर की ओर अपकेंद्र बल का अनुभव करता है, जिसका मान अभिकेंद्र बल के बराबर होता है। अभिकेंद्र बल के बराबर होता है। यानी कि जब हम लोग बाल्टी को ऊपर तक ले जाएंगे तो पानी ऊपर की ओर कौन से बल का अनुभव करेगा? तो पानी ऊपर की ओर अपकेंद्र बल का अनुभव करेगा, जो अभिकेंद्र बल के बराबर होता है, जिससे पानी बाल्टी की तली में दबा रहता है, जिससे पानी बाल्टी की तली में दबा रहता है। पानी बाल्टी की तली में दबा रहता है और गिरता नहीं है। तो लिख दीजिए, और नीचे नहीं गिरता है। समझ में आ गया?
किसका कारण क्या है। तो आई थिंक आप लोगों ने इस चीज को समझ लिया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। पानी से भरी बाल्टी को ऊर्ध्वाधर घुमाने पर उच्चतम बिंदु पर जो पानी होता है वो अपकेंद्र बल का अनुभव करता है और वही अपकेंद्र बल अभिकेंद्र बल के बराबर होता है। यही कारण है कि पानी यदि हम लोग ऊपर तक घुमाते रहें, ऊपर तक ले जाएं और उसके बाद भी पानी तली में दबा रहता है, नीचे नहीं आता है। मौत के कुएं के भीतर दीवार पर मोटर कार चलाते समय, अगली हेडिंग, मौत के कुएं के भीतर दीवार पर मोटर कार चलाते समय व्यक्ति संतुलन में रहता है। मौत के कुएं में वो व्यक्ति गिरता नहीं है। क्यों? समय चालक गाड़ी से नीचे क्यों नहीं गिरता है? चालक गाड़ी से नीचे क्यों नहीं गिरता है? इसका कारण आप लोग बताइए कि मौत के कुएं में जो कि कुछ इस प्रकार से होता है, ऐसे वाहन चालक गाड़ी चलाते समय दीवार पर गाड़ी चलाता है लेकिन वो नीचे नहीं गिरता है। क्यों? कमेंट करके बताइए। देखिए, जो वहां दो घटक कार्य करने लगते हैं, एक ऊर्ध्वाधर घटक और एक आपका क्षैतिज घटक। जो आपको अभी बताया गया था मोड़ पर ढलान वाला कॉन्सेप्ट, ठीक वही लागू होता है कि आर cos थीटा ऊर्ध्व घटक बराबर mg यानी भार को संतुलित करेगा, आर sin थीटा बराबर mv स्क्वायर अपान आर यानी आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान करेगा। क्षैतिज घटक जिस कारण व्यक्ति गिरेगा नहीं और मौत के कुएं में बिना डरे हुए आराम से चला सकता है वो मोटरसाइकिल। तो मौत के कुएं के भीतर दीवार पर मोटर कार चलाते समय आप लिखेंगे मौत के कुएं के भीतर मोटर कार चलाते समय ऊर्ध्वाधर घटक या ऊर्ध्व घटक चालक के भार को संतुलित करता है। ऊर्ध्वाधर घटक चालक के भार को संतुलित करता है, जबकि क्षैतिज घटक आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान करता है। जबकि क्षैतिज घटक आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान करता है। इस प्रकार वो संतुलन में व्यक्ति हो जाएगा कि ऊर्ध्वाधर घटक ने क्या किया, उसके भार को संतुलित कर लिया, जबकि क्षैतिज घटक ने क्या किया, तो आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान कर दिया, जिससे चालक वृत्तीय गति करते समय कुएं में नहीं गिरता है। तो जिससे चालक वृत्तीय गति करते समय कुएं में नहीं गिरता है। यह कॉन्सेप्ट समझ में आया कि ऊर्ध्व घटक ने भार को संतुलित कर लिया और जो आपका क्षैतिज घटक था उसने क्या किया, आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान कर दिया। और ये दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, तो ये दोनों मिलकर उस व्यक्ति के वृत्तीय गति करने में दीवार पर सहायता कर रहे हैं। और यही कारण है कि वो व्यक्ति, यहां आप देखेंगे कि मौत के कुएं में नीचे की ओर नहीं गिरता है। इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक वृत्ताकार व चिकनी चकती पर चिकनी गोली रखी है, चकती घुमाने पर क्या गोली गिर जाएगी। देखिए, एक समतल चकती है, उस पर एक गोली रखी है, तो आप कह रहे हैं कि चकती को घुमाएंगे तो गोली गिर जाएगी या नहीं। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि गोली गिरेगी कि नहीं। देखिए, सीधी सी बात है कि चकती भी चिकनी, गोली भी चिकनी, घर्षण बल मिल नहीं पाएगा। और जब घर्षण बल मिल नहीं पाएगा
तो वहां पर क्या होगी, चकती से निकलकर गोली बाहर गिर जाएगी। और इस प्रकार से ये टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ। आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी नहीं समझ में आया कमेंट करके पूछ लीजिए। अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, और उसके बाद फिर आपको क्या करना है कि अगर चैनल पर अभी तक जुड़े हुए हैं, नए हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, और अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कर दीजिए। आप लोग लाइक नहीं करते हैं। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक तैयार करते रहिए। बाय।